या जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से एक यकतरफा चाल पे चल पड़ा है इस ट्रीटी के ऊपर देखिए आज ये बड़ा बर्निंग इशू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा है और दोनों मुल्कों का इस इशू की वजह से दोनों मुल्कों की जो अफवाज है वो आज हम अपनी न्यूज के अंदर देख रहे थे कि आज कोई टाइमलाइन कोई मिनिस्टर आके हमारी तरफ से दे रहा होता है, कोई टाइमलाइन उनकी तरफ से दे रहा होता है कि जी आज जंग होने का खतरा है। इंडस वाटर वाटर ट्रीटी जो है ना, उसके अंदर बड़ा वादे लिखा हुआ है कि कोई फ्रीक इसकी को सस्पेंड नहीं कर सकता, इसकी वायलेशन नहीं कर सकता। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी कदम है इंडिया का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट टाइम के साथ में आपका मेजबान वाजिद बाबा। आज हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम इशू है। दो मुल्कों के दरमियान बॉन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि पहलगाम हमले से शुरू होकर एक ड्रामा रचाया गया और उसके बैकड्रॉप में जो है ना उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया ने 24 अप्रैल को एक नोटिस जारी करके जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी शिक नंबर 12 सबसेक्शन 3 के तहत उसको सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया है, जो कि उसने उसकी वायलेशन की है। इस पे बात करेंगे मजीद। हम जो बात करेंगे पंजाब बार काउंसिल, पंजाब में जो वुकला साहबान की एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, उसके इलेक्शंस इस साल में मतवक्कुह हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवाता हूँ क्योंकि स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट अवैस भट्टी साहब ने, और ये उम्मीदवार हैं अपकमिंग इलेक्शन पंजाब बार के। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम जी। साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेशनल वकील हैं और इंतहाई अच्छे तजियाकार हैं एडवोकेट नसीर कंबोज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ स्टूडियो में एक और इंतहाई जय्यद एडवोकेट मौजूद हैं सरदार सुल्तान अली डोगर साहब। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई साहब, बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले मैं अवैस भट्टी साहब से मुखातिब हूँगा और मैं अवैस साहब आपसे बात करना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं ये इंडिया जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से एक यकतरफा चाल पे चल पड़ा है, जबकि दूसरी तरफ उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये कोई भी मॉडिफिकेशन होगी तो वो दोनों गवर्नमेंट की रेटिफाइड मंजूरी के बाद होगी, जबकि इंडिया ने हमें एक नोटिस सर्व कर दिया। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोटिस सर्व करने का सोचा है। क्या कहते हैं कि जब नोटिस सर्व किया जाएगा तो कानूनी तौर पे किस लेवल पे ये जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आज जो हमारा जो टॉपिक है इंडस ट्रीटी के ऊपर, देखिए आज ये बड़ा बर्निंग इशू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा है और दोनों मुल्कों का इस इशू की वजह से दोनों मुल्कों की जो अफवाज है वो आज हम अपनी न्यूज के अंदर देख रहे थे कि आज कोई टाइमलाइन कोई मिनिस्टर आके हमारी तरफ से दे रहा होता है, कोई टाइमलाइन उनकी तरफ से दे रहा होता है कि जी आज जंग होने का खतरा है, कल होने का खतरा है। देखिए ये वो इशू है। देखिए दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक की गारंटी मौजूद है कि आप जो हमारे जो वाटर के जो पानी के जो रास्ते हैं या दरिया का जो पानी यूजेज है उसके उसके लिए थी ना ये इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन हुई। वो जो ट्रीटी मौजूद है उसके अंदर दोनों मुल्कों को ये बाइंडिंग था कि वो जो भी उसके सेक्शंस है शिक बनाए गए उसके ऊपर दोनों इंप्लीमेंट करेंगे और उसके अंदर रेक्टिफिकेशन की भी बात करते हैं, मॉडिफिकेशन की भी बात करते हैं। उसके अंदर अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई इशू पैदा होता है उसमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की भी बात करते हैं। उसके अंदर जो गारंटर है वर्ल्ड बैंक, उसका रोल भी बताया जाता है। दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई इशू बनता है तो जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये सबसे पहले ये इन फील्ड आएगा कि जी वो उसके अंदर जो दोनों मुल्कों के दरमियान रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया एक पहलगाम का इंसिडेंट जो चंद दिन पहले होता है उसमें बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करता है कि ये जो हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। देखिए ये आज एक पहला वाकया नहीं है, पिछले दिनों भी पिछले चंद सालों में मुंबई में हमले होते हैं, बाकी उनके ऊपर कई किसी जगह पे जो लीगल नोटिस पाकिस्तान की वजारत खारजा
जो वजारत आबी हयात है, उसके अलावा वजारत कानून ने मिलकर लीगल नोटिस भेजने का कहा है। इस पे क्या पाकिस्तान का स्टैंड कानूनी तौर पे क्या होना चाहिए? आप इस पे देखिए, कानूनी तौर पे बड़ा वाज़ेह है उसके इंडस्ट्री ट्रीटी के अंदर कि अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगी। बट यहाँ पे इन्होंने यूनिलैटरली ये जो एक डिसीजन लिया कि पाकिस्तान को लीगल नोटिस सर्व कर दे, जो कि इलीगल है। आपने अगर जाना भी जी। है तो आप थर्ड पार्टी मौजूद है जिसमें आर्बिट्रेशन की बात मौजूद है। यानी कि आप कह रहे हैं इसीलिए कि ये लीगल नोटिस जो भेजना यस, चाह रहे हैं, इसकी सॉलिड it is रीजन देनी चाहिए। justified। अनजस्टिफाइड, इसकी नहीं, सॉलिड जो रीजन। पाकिस्तान अब भेजना चाह रहा है ये देखिए, जस्टिफाइड है, yes, क्योंकि this is- इंडिया ने इलीगल नोटिस एक सर्व कर दिया पाकिस्तान Yes, पे this is वन वे justified. ट्रैफिक देखते हुए। दिस इज जस्टिफाइड कि आपने पहले अगर कोई इशू अराइज होता है तो उसकी सॉलिड रीजंस देना। ये तो नहीं है कि आप एक इंसिडेंट को बेस्ड ग्राउंड बनाते हुए कि आप एक ट्रीटी जो दो मुल्कों के दरमियान है, पूरी दुनिया में देखा है। हम लोग इंशाल्लाह जी हमारे बड़ी साहब, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं नसीर साहब की तरफ जाऊंगा। उन्होंने सॉलिड रीजन तो दी हैं, लेकिन बात यह है, अपना जो नोटिस जारी किया है उन्होंने, नसीर साहब, 2 जंगें हुई। वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 का है। उन 2 जंगों में भी जो है ना, इसको कुछ नहीं हुआ। पानी वैसे ही बहता रहा, वैसे ही इस्तेमाल होता। मशरकी दरिया इंडिया इस्तेमाल करता रहा, मगरबी पाकिस्तान की तरफ आते रहे, बहते रहे। लेकिन अब ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इंडिया ने उस नोटिस में जिक्र किया है कि जी मौसमियाती तब्दीलियां हैं। उसके अलावा इंडिया कह रहा है कि आबादी बढ़ गई है, उसके अलावा साफ एनर्जी की पैदावार है। ये चंद एक जस्टिफाइड चीजें उसमें दी हैं। क्या इनके तनाजुर में इंडिया नोटिस पाकिस्तान को सर्व करके इस मायदे को कैंसिल कर सकता था? क्या ये इतनी स्ट्रांग है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वाजिद अली बाबा साहब। देखिए, इंडिया ने जो लॉजिक्स दी हैं कि मौसमियाती तब्दीली है, हमारी आबादी बढ़ गई या दीगर मामला हैं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि कोई फ्रीक इसकी को सस्पेंड नहीं कर सकता, इसकी वायलेशन नहीं कर सकता। हाँ, दोनों फ्रीक अब कंसेंसस से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए, या तो इंडिया पाकिस्तान के साथ डिस्कस करे ना कि जी हमारे ये मसाइल हैं, तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि इस मायदा जो है वो इसमें या तरमीम कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, या इस मायदे की जगह नया मायदा कर लेते हैं। हम आपको ऐसे कंपनसेट करते हैं, आप हमें ऐसे कंपनसेट करें। ये तो हल निकल सकता है, बट यकतरफा तौर पे कैंसिल करना, कैंसिल करके नोटिस भेज देना। देखिए, जब तहरीरी मायदा है, उसकी क्लॉजेज है, जब उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वायदा कैंसिल नहीं हो सकता, तो इंडिया जुबानी तौर पे जो मर्जी कहता रहे। अब इसमें ग्रंटर है वर्ल्ड बैंक। अब देखिए ना, वर्ल्ड बैंक ने भी वो लिखे हुए तहरीरी मायदे को मानना है। अब देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जब हुआ ना 1960 में, 2 जंगे भी हुई तो इसको किसी ने नहीं छेड़ा, और 65 साल से ये मायदा नाफिजुल अमल है। बेसिकली इसमें एक पूरा फार्मूला दिया गया था कि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुआ तो इंडस वाटर कमीशन बना, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भी कमिश्नर थे, इंडिया की तरफ से भी कमिश्नर थे। कोई इशू होता था तो टेक्निकली वो कमीशन देखता था। अच्छा, वहां पे मामला नहीं होता था तो फिर इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट हैं उनके पास मामला जाता था। वहां पे भी नहीं होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास मामला जाता था। सर, ये अगर एक वाले साहब, मैं आपको जरा बात मुकम्मल कर लूं, ये एक कानूनी तरीका है। इस तरीके से इंडिया जाता तो शायद इंडिया की बात में वजन होता। अब उसने अपने तौर पे माहिदा तोड़ के पाकिस्तान को नोटिस भेजा। एक तो पाकिस्तान वो बिल्कुल कमजोर क्लासेस है और कमजोर ग्राउंड्स पे है, वो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। मैं आपकी बात बहुत जो है ना स्ट्रांग है। यही बात आपने कहा कि वो कमजोर ग्राउंड पे, और मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, क्या व्हाट डू यू थिंक कि मौसमियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज जो है, क्या ये इतना उनका फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट है, या उनकी आबादी का बढ़ना, कि उनकी पानी की जो जरूरियात हैं वो उस हवाले से बढ़ गई? क्या एक लाइन क्या कहते हैं आप? क्या जब आप दोनों फ्रीक बैठेंगे तो क्या इस पे समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? देखिए, बात सुने, जो चीज मेरी है एक तकसीम में मेरी है। अब आप कहें कि मेरा ये मसला है, आप यकतरफा तौर पे कहें कि जी मैंने अब वो ले लेनी है, मेरी जरूरत है, तो ये लॉजिक वाइज जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, देखिए, कोई भी चीज होता है, आप उसको जिसकी चीज है
वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, वो आपको कोई रिलीफ दे दे अलग बात है। अब यहाँ ये पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई फिर हमारी कंसेंट चाहिए ना, यस, बोथ यूनिलैटरली नहीं हो सकता, एक तरफा नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी कानूनी पोजीशन बता दूं। अब पाकिस्तान ने देखिए कितना जबरदस्त जो है कानूनी और इखलाकी जवाज के साथ रास्ता बनाया है कि पाकिस्तान ने पहले जो है वो इंडस वाटर कमीशन जो है, जो कमिश्नर है, उससे टेक्निकल रिपोर्ट मांगी है। वो टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो उस पर वर्क करेगी वजारत आबी वसाइल, वजारत खारजा और वजारत कानून। फिर काबीना के पास मामला जाएगा, फिर काबीना जो है इसका फैसला करेगी कि मामला लीगल नोटिस जो है देना किन पॉइंट्स पे देना है। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। एक तो जो उनका लेटर है उसको जो है वो जवाब दिया जाएगा, और दूसरा इंडिया का चेहरा जो है दुनिया के सामने कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पे दिखाया जाएगा, और ये बड़ा अच्छा और ऐसा इकदाम है। खून आलूद चेहरा जो है वो इंडिया का सामने पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। सरदार साहब हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। सरदार साहब, ये जो नोटिस की बात की जा रही है, पानी की बात की जा रही है, आप क्या देखते हैं? क्या इंडिया सिर्फ पाकिस्तान को डरा के धमका के और एक ड्रामा रचा के पहलगाम वाला जो पानी बंद करना चाह रहा है, या पानी की तकसीम, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, पानी की तकसीम अपनी तरफ खींच के लेके जाना चाह रहा है? क्या आप समझते हैं, क्या ये मामला आर्बिट्रेशन से हल हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हल कर पाएगा, या हमें लोगों के मुंह एक दूसरे की तरफ करना पड़ेगा? क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए वाजिद साहब, उसमें गुजारिश ये है कि सिंतास मुहादे के बारे में जो इंडिया ने अपना रवैया अपनाया हुआ है, घर बैठे इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स दो मुल्कों के दरमियान होते हैं, घर बैठ के कोई एक फरीक कतन कैंसिल नहीं कर सकता। ना दुनिया का भी आज तक दुनिया ने ऐसे इकदाम को कभी ना पसंद किया, ना मोरली सपोर्ट किया, ना कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ सपोर्ट कर सकती है। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी कदम है इंडिया का। मैं इससे पहले देखिए, आपको गुजारिश करूं, आपको इंडिया को देखना पड़ेगा। उसने शुरू दिन से आपके वजूद को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने 1965 में आप पे अटैक किया, एक जंग मुसल्लत की। उसके बाद 1971 में उन्होंने आपके मशरकी पाकिस्तान को आपसे अलहदा करके बांग्लादेश वहां पे बना दिया। उसके बाद आपके सामने है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के केपीके के अंदर जिस तरह से बीएलए और दीगर टीटीपी आप क्या समझते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं कि कोई मामला सुलह सफाई से हल हो जाएगा और कोई पाकिस्तान को अपनी पानी के मौकफ से पीछे हट जाएगा? क्या ये वन लहरें बताइए, मैं ब्रेक का कहा जा रहा है कि क्या यह जंग ही लाजिम होगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि इंडिया इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे, क्योंकि उसके जी ठीक है, जी सरदार साहब ने कहा कि इंडिया इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त जंग कर सके। और बातें ऐसी ही इंडियन मीडिया पे जो इंडिया के पुराने जनरल्स हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी तरफ से भी सुनने को मिलती है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे पर। क्या जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से एक यकतरफा चाल पे चल पड़ा है इस ट्रीटी के ऊपर, देखिए आज ये बड़ा बर्निंग इशू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा है, और दोनों मुल्कों का इस इशू की वजह से दोनों मुल्कों की जो अफवाज है वो आज हम अपनी न्यूज के अंदर देख रहे थे कि आज कोई टाइमलाइन कोई मिनिस्टर आके हमारी तरफ से दे रहा होता है, कोई टाइमलाइन उनकी तरफ से दे रहा होता है कि जी आज जंग होने का खतरा है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, उसके अंदर बड़ा वादे लिखा हुआ है कि कोई फ्रीक इसकी को सस्पेंड नहीं कर सकता, इसकी वायलेशन नहीं कर सकता। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी कदम है इंडिया का। जी नाज़रीन, वार्म वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पर जाने से पहले हम जो बर्निंग इशू है उस पर डिस्कस कर रहे थे। पानी का मामला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जंग के जो बादल हैं वो हमारे ऊपर मंडला रहे हैं बरसगीर पाकिस्तान, पाको हिंद पे। अब बात करेंगे एक और जंग की यहाँ पे, क्योंकि एक और जंग कह लें, मार्का कह लें, पंजाब बार का इलेक्शन हर 5 साल बाद वकला बरादरी में होता है। इस साल भी पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे हमारे एक उम्मीदवार मौजूद हैं पंजाब बार काउंसिल के, अवैस भट्टी साहब हैं। अवैस भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस के लिए लिमिटेशंस चेंज हुई? पिछले इलेक्शन से पहले तक 10 साल थी कि 10 साल तक जो कोई होगा वो इलेक्शंस लड़ सकता है, उसके बाद फिर 15 साल कर देगी। अब ये सुनने को आ रहा है, जिसके लिए रिजेंटमेंट भी जो यंग लायर्स में पाई जा रही है, कि ये अब 20 साल की जा रही है। स्टैंडिंग जो है किसी भी वकील की, जो 20 साल की होगी तो वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं पंजाब बार काउंसिल के। व्हाट डू यू थिंक, इज इट जस्टिफाइड? देखिए
वाजिद भाई ये जो बात आप कर रहे हैं कि पंजाब बार काउंसिल ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया, जो हमारा लास्ट इलेक्शन था 2020 का, उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 के अंदर जो बनाए जाते हैं, हर बार काउंसिल चाहे पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, केपी है, इनके अपने जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली होना है। पंजाब बार काउंसिल ने जब अपने रूल्स 2020 में चेंज किए कि जो इन्होंने एक रखा हुआ है कि जी क्राइटेरिया को, जो प्रैक्टिस क्राइटेरिया है कि एक वकील वो इसमें क्वालिफाई करता है जिसकी 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो। बट उस टाइम इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। यानी आप कह रहे हैं कि 20 साल होनी चाहिए, नहीं, जस्टिफाइड है। मैं एक बात ये नहीं कर रहा, मैं जी। उनकी पिछली बात दोहरा रहा हूं कि 10 साल से उन्होंने 15 साल कर दिया जी, बट यानी 15 से 20 भी हो सकती है। इनसे देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तो हो सकती है। देखिए ये अगर करना क्यों जरूरी है उसकी बात में अलग करता हूं। देखिए क्या बार काउंसिल का सबसे पहले देखना पर्पस क्या है। देखिए इसका पर्पस ये है कि इस इनरोलमेंट, इलेक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट के जो लॉयर्स के जो इलेक्शन की बाबत है, इनरोलमेंट की बाबत है, कंडक्ट ऑफ लॉयर्स की बाबत है, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बिल्कुल कतगन नहीं होनी चाहिए कि इसका, मेरे ख्याल में तो ये अगर कोई एक मेंबर एक दिन का वोटर है तो उसको भी इसको इलेक्शन में अहल होना चाहिए। इसके लिए देखिए इनरोलमेंट को रूल्स, क्या आप समझते हैं कि आप कह रहे हैं बिल्कुल कि एक साल का, एक बात यह है कि आप कह रहे हैं कि एक दिन का है तो वो भी एलिजिबल होना चाहिए, पंजाब होना का। चाहिए। तो इस तरह क्या मतलब आप ये कहना देखिए चाह रहे हैं कि इस पे तो ये बात आ गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है तो उसके लिए एक बड़ा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है, तो इस तरह तो वहां भी फिर रिलैक्सेशन देनी चाहिए। आप जिस तरह ये कह रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आपने तो बहुत बड़ा मार्जिन दे दिया। इंडिया, आप इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर तो एक दिन का जो लॉयर है वो सुप्रीम कोर्ट का भी वकील होता है। देखिए हम इंडो पाक की जब बात करते हैं, हमारे से बड़ी देखिए वो बार्स एसोसिएशन लाहौर, चले एशिया की बड़ी बार है, वहां पे भी इस तरह का है। यानी आप कहते हैं 20 साल नहीं होनी चाहिए। 20 साल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या आप मुझे बताएं क्या 15 साल या 10 साल या सर 20 आपकी साल स्टैंडिंग से, कितनी है इस वक्त? मेरी 15 साल जी। जी ठीक है, यानी कि आप कहते हैं 20 साल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 15 साल कोई ही रहनी ऐसी चाहिए यूटिलिटी नहीं है ना ताकि वाजिद भाई, यूटिलिटी कोई बता दे कि 20 साल में होगी तो ये यूटिलिटी है, 15 साल में होगी तो ये यूटिलिटी है उसकी। देखिए एक यंग लॉयर को आप क्या डिप्राइव करना चाहते हैं उसके राइट से? क्या उसको एक्सपीरियंस गवर्निंग, देखिए गवर्निंग क्या एक 15 साल का वकील, क्या उसके पास इनके वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर क्यों एक्सपीरियंस नहीं है? क्या वो गवर्न नहीं कर सकता पंजाब बार काउंसिल को? क्या वो रूल्स अमेंडमेंट? चलिए आपका मौका आ गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि you have got the eligibility to right now at the moment कि आप कंटेस्ट कर सकें पंजाब बार काउंसिल का। जी नसीर साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट भट्टी साहब की तरफ से आया कि पंजाब बार काउंसिल जो है वो एक दिन का भी वकील, दैट्स मीन कि वो जस्ट इनरोल हो तो उसको भी एलिजिबल होना चाहिए, उसको भी इलेक्शन लड़ने का पंजाब बार काउंसिल का हक हासिल होना चाहिए। जबकि नसीर साहब लाहौर बार जो जिले बार्स हैं वहां भी एज लिमिट्स है। क्या कहते हैं आप इसका? क्या फिर ये ओपन कर देना चाहिए कि हर लेवल पे जो है, बेशक वो जिले बार्स हो, पंजाब बार हो, तो वहां हर जो नया नौजवान वकील है वो आके इलेक्शन कंटेस्ट कर वेरी फर्स्ट है? जी वाजिद भाई देखें, भट्टी साहब का जो आर्गुमेंट है ना कि एक दिन का वकील जो है वो भी इलेक्शन लड़े, इनका यही बनता है क्योंकि ये कैंडिडेट है तो ये नौजवान वकाला को खुश करेंगे तो उनको ये वोट देंगे ना। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बार काउंसिल जो है एक लेजिस्लेटिव बॉडी है वकाला की, और जैसे हमारे सर आपने जो बात की बड़ी अच्छी बात है। भट्टी साहब से ये पूछेंगे अगर ये जीत जाएं, बाद में पूछते हैं कि अगर ये जीत जाते हैं तो क्या ये ऐसा करने में अपना हक अदा करेंगे? जी नसीर साहब। जी देखें, बात यह है कि मैं कह रहा था कि पंजाब बार काउंसिल जिस तरह हमारे मुल्क में प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, नेशनल असेंबली है, ये उसी पैटर्न पे हमारी पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, केपी के बार काउंसिल और इन्हीं बार काउंसिल्स ने आगे पाकिस्तान बार काउंसिल में जो है वो नेशनल लेवल के मेंबरान या क़यादत बना के भेजनी है। तो अब ये देखें कि आप जब एक ये क्योंकि वकाला की बॉडी है, जब भी मुल्क में कोई आईनी बहरान आता है तो पंजाब बार से या पाकिस्तान बार काउंसिल से फीडबैक लिया जाता है। और मैं समझता हूँ ये बार काउंसिल जो है या वकाला की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, ये रियासत का एक सतून है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो 15 साल स्टैंडिंग या 20 साल स्टैंडिंग इशू नहीं है, 15 साल स्टैंडिंग मैं समझता हूँ इनफ है। इशू ये है कि आप अपना जो नुमाइंदा है वो क्या सिंसियर है, सीरियस है, संजीदा है, लॉ नोइंग है और उसकी वकालत जो है बगैर किसी स्टिग्मे के। यानी कि आप कह रहे हैं कि
प्योरली प्रोफेशनल की। तो आप जो बात करें नसीसा, मैं ऐड ऑन करूंगा, आप बिल्कुल अपनी बात करेंगे। जो आपने बात की है उससे तो ये जाहिर होता है कि उसके नंबर ऑफ केसेस इतने होने चाहिए, उसकी रिप्रेजेंटेशंस हाई कोर्ट में इतनी होनी चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूं। आप क्या ये बात करना चाह रहे हैं? ये बात करना चाह रहा हूं कि हमारे बार में ना इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली पहले होता था कि बार की जो सियासत थी ना, या जो बार के इलेक्शन लड़ते थे, ताकि वो लोग माइनस किए जाएं जो पूरा साल वकालत नहीं करते, आगे सिर्फ सियासत करते हैं। बात कंप्लीट कर लूं। ये 2000 से बाद या वकाला तहरीक के बाद हुआ ये कि बार में दो किस्म के मामलात हो गए। एक वो प्रोफेशनल वकील जिसने फीस ही लेनी है, जज के नाम के पैसे नहीं लेने, कोई गारंटी नहीं देनी, एक वो तबका है। और एक वो तबका है जो बार में आता है, इलेक्शन लड़ता है, कमर्शियल एक्टिविटीज करता है, पैसे कमाता है, फिर अपने बिजनेस में चला जाता है, फिर 5 साल बाद आता है तो वो पैसा फेंकता है। और वो जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो फिर जिस जो टैक्टिक्स हैं वोट लेने के, वो उनको अपनाता जी जाता है। हम चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल वकील है ना, जो लिफाफा उठा के अदालतों में पेश होता है, वो अपनी वकालत भी करे और कंपेन भी करे। ये जो कमर्शियल एक्टिविटी है, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया, इसका इस फैक्टर का जो है ना, ये जो है वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि नहीं, फिर एज के हवाले से क्या कहते हैं? पंजाब बार काउंसिल का मैंने तो भट्टी साहब ने कहा कि एक दिन का वकील भी पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं, वो भट्टी साहब आप क्या कहते हैं? भट्टी साहब की जो 15 साल के 20 साल, भाई साहब देखें, भट्टी साहब की बात को आप इतना सीरियस ना लें। वो एक नारा है, ठीक है ना, उनका समझे। वो कहते हैं कि मेरे लिए 15 साल वाला वकील और एक भट्टी साहब इसकी सफाई देंगे उतना ही मोतबर है। तो मैं समझता हूं कि आप इस तनादर में लेके वो वकाला को, क्योंकि हम भी जब वकील है ना, हम कभी जो है वो आप देखें 50 साल स्टैंडिंग वाला वकील भी हो, एक दिन वाले वकील को उतनी इज्जत दे रहा होता है। हाँ, उसको इज्जत दे के बदले में इज्जत ली जा रही होती है। आप भी 15 साल देखे, वैसा 15 साल होनी चाहिए। ये जो र्यूमर्स है ना 20 साल वाली, नहीं सर, र्यूमर्स है या नहीं, हम तो बात करें कि होनी चाहिए 15 या क्योंकि सर र्यूमर्स तो नहीं है। आपको आपका लॉ जो है वो सहूलत देता है कि आप यू कैन चेंज, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हम उसे 10 पे भी लेके जा सकते हैं। लेजिस्लेशन जो है ना, मैं समझता हूँ 15 साल काफी है। जी, 10 साल में जो है ना, मैं समझता हूँ 15 साल सफिशिएंट है। और 15 साल में आप किसी यहाँ नसीर साहब के ख्यालात अवैस भट्टी साहब से बहुत मिलते हैं कि उन्होंने भी कहा 15 साल। मेरे साथ सुल्तान अली डोगर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। सुल्तान अली डोगर साहब, बात ये, आप भी फ्रंट फुट पे जाके बेशुमार इलेक्शन जो है ना, बेशुमार कैंडिडेट्स के जो है ना एज ए सपोर्टर लड़ते रहे हैं और अभी भी लड़ते हैं। क्या कहते हैं आप? क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर पंजाब बार का इलेक्शन का टर्नओवर देख के, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैप करूंगा, पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इट इज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन। वो पंजाब बार काउंसिल के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, जीती हुई 75 सीटें हैं पंजाब बार काउंसिल में, वो वोट कास्ट होता है पाकिस्तान बार काउंसिल के। क्या समझते हैं आप, क्या कहते हैं? और दूसरी उसको मैं ये कहूंगा कि उसमें फिर खरीदो फरोख्त की बात सुनी जाती है, वहां पे र्यूमर सुनी जाती है, जबकि ऐसा मेरा ख्याल है होता नहीं होगा। तो आप क्या कहते हैं, क्या नए वकला को, क्योंकि 20 साल में तो बेशुमार रिपीटर्स भी आ जाएंगे, बेशुमार पुराने ही लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, गो के 20 साल वाले नए भी आ जाएंगे, आप क्या कहते हैं, 15 साल होने चाहिए 20 साल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े सीनियर दोस्त हैं हमारी लाहौर बार में, दिलशाद भट्टी साहब, वो बार के होते पे भी रहे हैं, उनसे भी डिस्कशन हो रही थी इस इशू के ऊपर। उसमें देखे, जब हम देखते हैं, उन्होंने भी अपनी जवानी में जो है ना एक बहुत बड़ा मार्का मारा था, और वो यूथ के जो प्रेसिडेंट रहे थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ी है इस बार के लिए। जी, उसमें मेरी ये गुजारिश है कि वो यही मेरी उनसे डिस्कशन भट्ट साहब से हो रही थी, दिलशाद साहब से, कि पहले बार के अंदर वो बंदा आके सदर लाहौर बार का इलेक्शन लड़ता था या पंजाब बार का लड़ता था, जो लाहौर के अंदर सिविल या क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस या कारपोरेट प्रैक्टिस या बैंकिंग प्रैक्टिस में टॉप पे हुआ करता था। उस बंदे को लोग, यानी कैंडिडेट का क्राइटेरिया ये था कि आपके लाहौर बार का सदर अगर हुकुम कुरैशी 4 दफा बनेगा तो वो इस बुनियाद पे बनेगा जात का, चाहे वो कुरैशियां, चाहे उनकी यहाँ पे कुरैशी कम्युनिटी के लोग कम है। लोग उस वक्त ना जात देखते थे ना पात, सिर्फ देखा जाता था प्रोफेशनलिज्म देखा जाता था, कॉम्पिटेंट वकील कितना है, ऑनेस्ट वकील कितना है। आपके सामने करामत भंडारी साहब की मिसाल मौजूद है, वो भी लाहौर बार। तो सुल्तान साहब, ये तो आपने दिलशाद भट्टी साहब की एग्जांपल दे दी, उनका मौक़िफ़ बयान कर दिया, क्योंकि वो भी एक रिनोन
जो है ना मेंबर है लाहौर बार के, आप क्या कहते हैं क्या होना चाहिए 15 साल के 20 साल, क्योंकि वक्त कम है? 20 साल तो बिल्कुल मैं उसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, आप कहते हैं कि अनजस्टिफाइड है? मैं ये समझता हूँ कि 15 साल यूथ का हक जो है वो खा जाएगा। बहुत रीजनेबल टाइम है 15 साल। उसमें मैं समझता हूँ यूथ का पहला हक जो है वो ये है कि यूथ आए, पहले 7 साल तो अपने उस्ताद मोहतरम के साथ, सीनियर्स के साथ बार में दिन रात वकालत पे मेहनत करके जजमेंट्स पढ़े, AIR पढ़े, इंडियन लॉ पढ़े, 1950-47 से पहले की जज। सर सोशल मीडिया ने बहुत तेज कर दिया है, तो ट्रायल करे। अब यूथ को परसेंटेज कम होती जा रही है इंशाल्लाह की जो आगे पॉजिटिव तरफ लेके आना है। हमने उनको बिल्कुल ये नहीं कि आज वो बार में आ रहे हैं और आज उन्हें इलेक्शन की आग में झोंक के हम उनका मुस्तकबिल तबाह। तो क्या आप इलेक्शन बस जाते जाते एक लाइन में बताइएगा, पाकिस्तान बार काउंसिल की जब वोटिंग होती है, पंजाब बार काउंसिल के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, कोई होता है वहां पे बार गेनिंग चलती है? देखिए उसमें लोगों के रिलेशंस हैं, लोगों के रवाबित हैं, लोगों के पुराने तल्लुक हैं। बाकी जो ये रूमर्स हैं कि जी बार्गेनिंग वाली ये चीजें शायद कहीं पे, क्योंकि लाहौर बार में तो अक्सर सुना चलती है बार्गेनिंग होती है, वहां चलती है? स्टैंड करती हूँ वहां पे चीजें, पर असल बात करने वाली ये है कि मेंबर पंजाब बार भी उन लोगों को वोट मिलना चाहिए जो प्रोफेशनल वकील हैं। इसी तरह मेंबर पाकिस्तान बार का वोट भी उसी को मिलना चाहिए जो प्रोफेशनल वकील है, जिसका कोई इंटरेस्ट इस अदारे में है, जो आप कह रहे बार्गेनिंग होती है या नहीं, को अपनी माँ समझते हैं, उस पे होना चाहिए जी। बाकी रही बात जो सुल्तान साहब बार्गेनिंग नहीं होती आप कह रहे हैं, फिर इसका मतलब है आप कई किस्म की बार्गेनिंग है। आप सर खुलेआम रूमर चलती हैं जी, इतने का वोट बिक गया, इतने का उसने खरीद लिया, ऐसे हो गया। अगर कोई ऐसे करता है कोई बार उसे जो है आइंदा के लिए या एजाजिया दे दिया किसी पंजाब बार के, बिकता भी नहीं तो एजाजिया दे दिया। अगर ऐसे कोई करता है, बार की एक उसके पास अमानत होती है, उस अमानत को अगर कोई मिसयूज करता है तो बार आइंदा उसे इबरत का निशान। चलें जी नाजरीन, बिल्कुल बार उसको इबरत का निशान बिल्कुल बनाती है, और ऐसे जो एक्ट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेन इशू आज यहाँ पे था कि जो पंजाब बार काउंसिल के उम्मीदवारान की एलिजिबिलिटी